Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 15th of May 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं. इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. इसके अलावा यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अवेलेबल है, यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. और जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 16th ऑफ मई से नया बैच शुरू होने वाला है. तो कंप्लीट पेड ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. और टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए गाइस, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं. सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. सो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से. यहां पर बात करेंगे हम लोग गांधी शांति पुरस्कार के बारे में, गांधी पीस प्राइज के बारे में. तो देख लेते हैं इनमें से क्या क्या चीजें आप लोग को याद रखनी है. सबसे पहली चीज तो 125th बर्थ एनिवर्सरी जब हम लोग को हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की देखने को मिली थी 1995 में, तो उस समय से ये अवार्ड जो है वो कंटिन्यूअसली हर साल दिया जा रहा है. तो ये एक एनुअल अवार्ड है और 1995 से ये शुरू हुआ था. तो ये चीज याद रखिए. किनको ये अवार्ड दिया जाता है? तो एक व्यक्तियों को भी अवार्ड दिया जाता है और संस्थानों को भी, यानी कि इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों को ही ये अवार्ड दिया जाता है. किस लिए दिया जाता है? तो जो भी व्यक्ति है, जो भी इंस्टीट्यूशन गांधी जी के जो सिद्धांत है, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन मेथड्स जो है, जैसे कि नॉन वायलेंस और भी काफी सारे जो गांधीयन मेथड्स होते हैं, तो उनका उपयोग करते हुए एक बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं. किस फील्ड में? सोसाइटल, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल फील्ड में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करते हुए इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाता है. राइट? तो ये चीज आपको याद रखनी है. इसके अलावा कैश प्राइज भी दिया जाता है 1 करोड़ रुपए का, ह्यूज अमाउंट, ये चीज याद रखिएगा. इसके अलावा सिटिएशन, प्लेग और साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम आइटम भी दिया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल, जैसे कि आप शॉल वगैरह जो है वो देख सकते हैं. आपने कभी देखा होगा कि जो भी अवार्डी होते हैं उनको शॉल वगैरह से भी शॉल दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है, सिटिएशन, प्लेग दिया जाता है. राइट? और साथ ही साथ फिर ये अवार्ड दिया जाता है. इसके अलावा बात करेंगे तो ये अवार्ड किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है? तो एक ज्यूरी इस अवार्ड को सिलेक्ट करती है और उसको हेड करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सी ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं बस वही याद रखो. कोई डिटेल में नहीं जाना कि ज्यूरी में कौन बैठता है, क्योंकि ये सब चीजें कोई पूछी नहीं जाती. इसके अलावा ये अवार्ड जो है वो सभी के लिए ओपन है, सभी को दिया जाता है ये अवार्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी दूसरी कंट्री का भी होगा तो भी उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, क्योंकि नेशनलिटी की बात की जा रही है. ठीक है? तो ये चीज बस आप लोग को थोड़ी सी क्लियर रखनी है. इसके अलावा बात करेंगे इसकी, ये अवार्ड पोस्टमसली नहीं है. पोस्टमसली का मतलब क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल जो स्वर्गवास कर जाते हैं, यानी कि जो इस दुनिया में अभी जीवित नहीं है, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया जाता, यानी कि ये अवार्ड स्वर्गवासियों को नहीं मिलता. ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है. अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जिसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए. अक्सर सिविल सर्विसेज में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे किस किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में देखने को मिलते हैं. हमारे कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जहां पर गांधी प्रिंसिपल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं या गांधी प्रिंसिपल से रिलेटेड है. तो एक एक लाइन में उस आर्टिकल को भी डिफाइन करते हुए आप नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखिएगा. ठीक है? और ये भी हम लोग अवार्ड को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अभी नॉमिनेशन पीरियड जो है इस अवार्ड का, गांधी पीस प्राइज का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है. 30 अप्रैल से 15 जून 2020 कर दिया गया है, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है. हालांकि दिस न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है. अब देखिए, पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था. नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. तो देखिए, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है सामने, फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए. कई बार मैं आप लोग को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा चुका हूं, तो ये जो आपके सामने जो 5 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तो इनमें से बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और मेरे एक्सप्लेन करने से पहले बताइए.
राइट। तो देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। तो ये एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है, बिल्कुल सही। किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उसको हैंडल करता है ये ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल यानी कि एक प्रकार की कोर्ट होती है, हम लोग कोर्ट को ट्रिब्यूनल नहीं बोलते हैं, जो जैसे कि कोर्ट होती है जहां पर मामले चलते हैं, तो वैसे ये ट्रिब्यूनल एक कोर्ट होती है, एक स्पेशल कोर्ट है जहां पर एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो देखे जाते हैं, उसको हैंडल किए जाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये वाला में भी पहला लिखा, ये भी पहला, ये भी पहला, तो हम लोग इसको जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का अच्छे से उपयोग किया करो आप हर बार। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, तो क्या ये राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट है? तो हाँ, राइट टू लाइफ मतलब राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट भी है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो किस किस में 1 2 है? तो देखो इसमें 2 नहीं है, तो ये वाला एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है, क्योंकि सेकंड भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरे की बात करें, इंडिया पहली कंट्री है जिस पूरी दुनिया भर में जिसने स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप किया है। तो नहीं, पहली कंट्री नहीं है, बट हां, अगर यहां पर इंडिया पहली डेवलपिंग कंट्री है लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, क्योंकि इंडिया पहली डेवलपिंग कंट्री है जहां पर हम लोग को एनवायरमेंटल इशू को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल कोड जो है वो सेटअप किया गया है। बट वर्ल्ड लेवल की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया तीसरी कंट्री है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को याद रखनी है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहां कहां पर हम लोग को इसकी सिटिंग्स, इसकी बैठक देखने को मिलती है? तो न्यू दिल्ली और भोपाल, यहां पर भोपाल मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली और भोपाल के अंदर प्रिंसिपल प्लेस इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि एक परमानेंट बॉडी हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। इसके अलावा पुणे, कोलकाता और चेन्नई, तो ये 5 जगह के नाम अच्छे से आपको याद रखने, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप देखो ये वाला ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को अपना करेक्ट आंसर जो है वो 1 2 एंड 4 मिल चुका है। और ये पांचवा भी गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये ट्रिब्यूनल जो है वो सभी प्रकार के क्रिमिनल केसेस से डील नहीं करता, सभी प्रकार के दीवानी मामलों से डील करता है, सिविल केसेस से डील करता है। तो ये चीज बस आप लोग को थोड़ी सी क्लियर रखनी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 2 एंड 4। और इंडिया जो है वो तीसरी कंट्री है वर्ल्ड लेवल पर जहां पर ये ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया है एनवायरमेंटल केसेस से डील करने के लिए, राइट। इसके अलावा जो 2 और कंट्रीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। बट एक चीज ध्यान में रखना, इंडिया पहली डेवलपिंग कंट्री है जहां पर ये इस प्रकार का ट्रिब्यूनल हम लोग को स्पेशली एनवायरमेंटल केसेस से डील करने के लिए देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक पूरी बात है आप लोग को? तो ये एनजीटी से रिलेटेड से इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, यही अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, राइट। और बाकी एनजीटी के बारे में हम लोगों ने कल न्यूज में डिस्कस किया था विशाखापट्टनम को लेकर, तो इसलिए मैंने आपको आज की डेट में क्वेश्चन दे दिया एनजीटी से रिलेटेड। अब देखिए बात करेंगे हम लोग हेल्पलाइन भरोसा के बारे में। तो ओडिशा के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक हेल्पलाइन भरोसा जो है वो शुरू की गई है। हेल्पलाइन है, यहां पर कॉल वगैरह किया जाता है, जहां पर कांटेक्ट किया जाता है। तो किसके लिए हेल्पलाइन है? तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ओडिशा के अंदर, उसके स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पलाइन जो है वो बनाई गई है। और ये बेसिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी अगर स्टूडेंट्स लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार के मेंटल डिस्ट्रेस को, डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, तो इस हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको सहायता प्रोवाइड की जाएगी, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और ओडिशा के अंदर है ये वाली चीज। तो मेरा एक फ्रेंड भी है, वो ओडिशा काडर का आईएएस है, तो वो भी इस मतलब जो हेल्पलाइन जो है उसमें उसका भी एक बड़ा हाथ था, राइट। चलो एनीवेज अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे एफआईआर आपके द्वार की बात हो रही है। एफआईआर के बारे में आप जानते होंगे। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। बहुत बेसिक चीजें देखते हैं किसको इसका फुल फॉर्म पता है, राइट। तो देखो आपके द्वार, एफआईआर आपके द्वार, नाम से समझ में आ रहा है कि आपके घर आएगी पुलिस और एफआईआर आपकी दर्ज करेगी, तो बिल्कुल सही है, राइट। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस एफआईआर आपके द्वार को शुरू किया। पायलट प्रोजेक्ट यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अभी शुरुआती तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है कि टेस्ट किया जाता है, और अगर इसका ये सक्सेसफुली अच्छा काम करता है तो फिर इसको और भी दूसरी जगह पे लागू कर दिया जाता है। तो ये अभी सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर। तो ये चीज याद रखना आप, मध्य प्रदेश, यहां पर एक ट्रेंड हेड कांस्टेबल जो होते हैं फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल के अंदर, यानी कि देखो आप ये इस प्रकार की सफारी आपको जो कार दिखाई दे रही है, ये डायल 100 हम लोग को मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। सफारी कार को पुलिस व्हीकल जो है वो बना के रखा हुआ है, राइट। और ये पुलिस व्हीकल जो है वो जा जाकर पिकअप वैन है, बेसिकली जा जाकर निगरानी रखती है और टाइम पर जो है वो पहुंचती है मौके पर, यानी कि जहां पर भी क्राइम होता है। तो ये वाली चीज देखने को मिलती है। और इसमें जीपीएस जो है वो लगा हुआ है, और यहीं पर ही इनका जो सिस्टम है, इनकी गाड़ी के अंदर यहाँ पर हम लोग को एक डैशबोर्ड में एक सिस्टम देखने को मिलता है। तो इस सिस्टम में पूरी इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि जो भी कॉल सेंटर होते हैं पुलिस के पास, जो भी जो है वो क्राइम से रिलेटेड कॉल आता है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इस सिस्टम पर जो है वो मतलब मेंशन होती रहती है, रीडायरेक्ट होती रहती है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और यहाँ पर ही बैठे बैठे कांस्टेबल आपके घर पे आएगा और इसी पर ही एफआईआर जो है वो बुक कर देगा। उस कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को इस प्रकार से ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताया गया कि ये नॉन सीरियस ऑफेंस के लिए है, मतलब नॉन सीरियस ऑफेंस के लिए कांस्टेबल अपना काम करेगा, बट अगर कोई सीरियस यानी कि कोई गंभीर मामला होता है तो उस दौरान
उसको अपने सीनियर से कंसल्ट करने की आवश्यकता होगी कोई भी एक्शन लेने से पहले। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी बहुत क्लियर रखनी है, इतना डिटेल में नहीं आना है। बाकी ये चीज याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर एफआईआर आपके द्वार जो है वो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब गाइस इस न्यूज की बात करते हैं तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि 4G इंटरनेट रिस्टोर नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको पता होगा इसकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट जो है वो काफी समय से, मान के चलो कि अगस्त से जो है, अगस्त या उससे पहले से जो है वो नहीं हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसके चलते काफी सारे लोगों को काफी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इंटरनेट आज की डेट में बेसिक नीड्स जो है वो लोगों की बन चुकी है, राइट। तो इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस टॉपिक को, इंटरनेट शटडाउन वाले टॉपिक को। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो देखो अभी ये जो न्यूज जो आई है, मैं चाहूं तो इतनी न्यूज छोड़ के आगे बढ़ सकता हूं, बट मेनली सिविल सर्विसेज की आप लोग तैयारी कर रहे हो, इतने से में काम नहीं बनेगा। आप लोग को इंटरनेट शटडाउन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे इस चीज को रिलेट करते हुए चलना है, राइट। और मैंने आप लोग को इंटरनेट शटडाउन के बारे में पहले भी काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अभी मैं आपको दूंगा, अभी उसकी लिंक भी दूंगा जो आपको रिवाइज करने काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। बट अभी एक ओवरव्यू देख लो, हुआ क्या था, आर्टिकल 370 जब रिवोक किया गया था, तब उस समय सरकार को लगा कि यहां पर दंगे हो सकते हैं, और यहां पर दंगे होने के कारण रेस्ट ऑफ द कंट्री में, यानी कि हमारी कंट्री के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स पर, अलग अलग टेरिटरीज पर भी दंगे हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एरिया पर जो है वो इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाए, राइट। यानी कि क्योंकि पता है कि फेक न्यूज जो है वो काफी तेजी से स्प्रेड होती है, और कल भी हम लोगों ने डिटेल में फेक न्यूज के बारे में बात करी थी, राइट। याद आ रहा है आप लोग को, कुछ गाइडलाइंस हमने देखी थी जो कि इशू की गई थी ऑफिसर्स के लिए फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करने के पर्पस के लिए, राइट। तो यहां पर हुआ क्या था एग्जैक्टली, तो सरकार ने पूरी तरह से इंटरनेट बंद नहीं किया था, यहां पर इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 2G में, राइट। तो यहां पर ये हम लोग को देखने को मिला था कि यहाँ के लोगों को 4G कनेक्शन नहीं मिल रहा था, 3G कनेक्शन नहीं मिल रहा था, सिर्फ 2G कनेक्शन लोगों को मिलता था। जैसे कि वो पहले के समय पे यूज करते थे ना अपन, जीपीआरएस टेक्नोलॉजी जो होती थी 2G वाली, तो वो बहुत स्लो स्पीड आती थी उसमें, तो एक पेज खुलने में ही जो है वो 10 मिनट लग जाता था। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिली, राइट, कि यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और अभी फिलहाल के लिए क्या हुआ गाइस, तो कोरोना वायरस के चलते हम लोग को पूरी, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्लीटली नहीं बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में लॉकडाउन है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया में तो पैन लॉकडाउन हम लोग को देखने को मिलता है पूरे इंडिया में, राइट। तो उसके चलते स्कूल्स वगैरह जो है वो भी बंद है आज की डेट में, और आज की डेट में जो है फोकस किया जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। तो यहां पर डिमांड की जा रही है, पिटीशन जो है वो फाइल हुए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कि 4G कनेक्शन को रिवाइव कर दिया जाए, दोबारा से शुरू कर दिया जाए। बट अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया 4G कनेक्शन को दोबारा से शुरू करने के लिए। बट गाइस देखिए, मैं आप लोग से कहूंगा कि एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप लोग को पढ़ना है, और ये जो टॉपिक है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर थोड़ी बात मैंने आर्टिकल 370 को लेकर भी करी है इस लेक्चर के अंदर, यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं कहां पर मिलेगा ये आपको। इसके अलावा यहां पर इंटरनेट लॉस के बारे में या फिर इंटरनेट के कुछ रूल्स हैं उसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपको 14 जनवरी 2020 का लेक्चर है, इसको आपको देखना है। ये लेक्चर जो है वो हमारे YouTube में एक चैनल है ओनली करंट अफेयर नाम का, वहां पर आपको ये लेक्चर जो है वो मिल जाएगा 14 जन 2020 का। अगर देखो आपको सर्च करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, YouTube का जो सर्च कॉलम है ना, वहां पर 14 जन, देखो जैसे मैंने खुद ने ही ये वाली चीज सर्च करके ही फाइंड आउट करी थी, 14 जन ओनली करंट अफेयर, सिर्फ इतना लिख दो आप, इस चैनल का नाम लिख दो और आगे जो डेट मैं आपको बताता हूं वो बस लिख दो, तो आपको सबसे टॉप में जो है वो ये वाला लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। इसी चैनल का, ये चैनल बस एक बार देख लेना कि इसी चैनल का है कि नहीं, तो ये वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा। और इस लेक्चर को ओपन करके आपको 9 मिनट 4 सेकंड पे जाना है, जहां पर इंटरनेट शटडाउन जो कश्मीर में हुआ है उसको लेकर काफी डिटेल में मैंने आप लोग को एक आर्टिकल प्रोवाइड किया है, और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, तो इसको पूरा अच्छे से देखना, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक केस के बारे में आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो अक्सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि केसेस वगैरह याद मत रखो, ये आते नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी हल्की फुल्की आपको जानकारी रखना जरूरी है। जैसे कि ये वाला केस अभी रिसेंट का ही है, अनुराधा भसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ये हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस नहीं होते, जैसे केशव नंद भारती केस, वो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। बेरुबारी केस जो हम लोग को देखने को मिला था 1960 का, राइट। तो ये सब केसेस बस इन जनरल आप लोग को थोड़े बहुत पता होने चाहिए। उनमें से एक ये केस है जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ट्रेड बिजनेस और ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रकार का जब ट्रेड होता है या कोई भी इंडिविजुअल इंटरनेट के माध्यम से मतलब कुछ चीज बोलता है, राइट, यानी कि अपने विचार जो है वो एक्सप्रेस करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत ही आते हैं। उसमें सामने वाले व्यक्ति के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे कि ऑनलाइन जो है हम लोग देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू लोग बाग जो है वो सामान जो है वो बेचते हैं, खरीदते हैं, राइट। तो वो उनके बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत है कि उनके पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो जो है वो सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि
जो ट्रेड होता है, किसी प्रकार का बिजनेस होता है, किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन जो होता है, उसकी फ्रीडम हमारे कंट्री के अंदर सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो इसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होगी। तो इंटरनेट के ऊपर भी अगर कोई ट्रेड होता है तो उसमें भी जो है वो फ्रीडम दी जाती है। बट देखो, फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से फ्रीडम दी जा रही है, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। इस चीज को थोड़ा याद रखना कि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा रही, यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहा जाता है। जिसका मतलब ये कि अगर आपको ट्रेड करना जो है उसमें फ्रीडम दी गई है, अगर मान के चलो कि इंटरनेट पे ट्रेड करने के लिए फ्रीडम दे रखी है कि आप इंटरनेट पे ट्रेड कर सकते हो, बट ट्रेड करने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप गांजा चरस जो है वो इंटरनेट पे बेच रहे हो, इलीगल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ऐसा नहीं है। इलीगल प्रोडक्ट्स नहीं बेचना है, तो रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी होती है कुछ, जिसको फॉलो करना पड़ता है, जिसके दायरे में रहना पड़ता है, राइट। तो ये वाली चीज बस आपको इन जनरल थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी में हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में इन जनरल इन्फॉर्मेशन रखनी, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, इतना आपसे इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। और ये वाला जरूर देख लेना एक बार आप, ठीक है, ये वीडियो जाकर, क्योंकि इसमें आपको काफी कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। इसमें देखिए, मैंने अभी यहां पर जो आप लोग को पढ़ाया है, उसके बाद जाकर अब आप ये वाली चीज देखोगे, ये पुरानी न्यूज है, तो इसमें आप लोग को एग्जैक्टली काफी कुछ चीजें जो है वो डिटेल में पता लगेंगी, काफी कुछ चीजें, ठीक है। तो इसको जरूर देखना, चूकना नहीं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में 100% इस टॉपिक से रिलेटेड, इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस। अब 100% क्यों बोल रहा हूं, तो आप जाके यहां पर देखना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इस बात करेंगे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया 88 कंट्रीज में आती है जो अपने ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को 2025 तक अचीव नहीं कर पाएंगी, ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को मिस कर जाएंगी। तो ये चीज इंडिया के लिए काफी खराब हम लोग को देखने को मिल रही है। बट देखिए, हम लोग को इसको देखकर हम लोग शॉक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पहले से अंदाजा था कि इंडिया की मतलब हेल्थ जो है इंडियन पॉपुलेशन की, वो काफी खराब है न्यूट्रिशन के मामले में स्पेशली, राइट। जैसे कि आप मुझे काफी समय से अगर फॉलो कर रहे होगे तो कई बार हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस भी किया हुआ है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन में हम लोग को काफी ज्यादा माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की स्थिति देखने को मिलती है। इवन कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब SRS बुलेटिन को हम लोग पढ़ रहे थे, याद आ रहा है, तब मध्य प्रदेश के बारे में हमने बात करी थी कि वहां पर कुपोषण की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो ये ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में भी यही चीज इंडिया को लेकर आ रही है कि इंडिया अपने न्यूट्रिशन के टारगेट को 2025 तक अचीव नहीं कर पाएगी। तो ये ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट क्या है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए सिंपल चीजें हम लोग देखते हैं। और ये जो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो उसमें आप बहुत ही मतलब एक शॉर्ट नोट बना के रखना है। इसमें आपको ये सब चीजें रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे रिलेटेड डेवलप करनी है बस। अब देखिए गाइस, एक और चीज बहुत पहले मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, वो अभी मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि काफी सारे नए व्यूअर्स भी जुड़ गए हैं और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनका एक रिवीजन भी हो जाएगा। एक हिडन हंगर नाम का एक टर्म होता है। क्या होता है? हिडन हंगर, HIDDEN हंगर। तो देखो, एक बच्चा है, जब हम लोग इस बच्चे को देखते हैं तो ये बच्चा जो है वो शरीर से काफी मोटा होता है, बट इसको काफी सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो लोग ओबीज होते हैं, ओबेसिटी के शिकार होते हैं, मोटापे के शिकार होते हैं, उनको वेरियस डिजीज हो जाती है, बीमार पड़े रहते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, हम लोग अगर किसी को देखते हैं और अगर वो आज की डेट में देख रहे हैं किसी को और वो मोटा है, राइट, तो हम लोग को ये कंक्लूजन पे नहीं आना है कि अरे यार ये तो यार बहुत खाते पीते खानदान का है, बढ़िया है, हेल्दी है। मोटा इंसान हेल्दी नहीं होता, ठीक है, ये चीज क्लियर रखो। ये चीज आपके एग्जामिनेशन में, स्पेशली मेंस में, आपको काफी हेल्प करेंगी। इसमें एक हिडन हंगर टर्म आप यूज करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज आपके आंसर को एक बहुत अच्छा जो है वो बना के रखेगा, क्योंकि हिडन हंगर एक टर्म बहुत चल रहा है आज की डेट में, राइट। और इसका उपयोग जो है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा ही किया जाता है। जैसे आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ेंगे तब आप हिडन हंगर जैसे टर्म को देखेंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को हम लोग देख रहे हैं तो वो दिखाई तो दे रहा है हम लोग को मोटा है, हेल्दी दिखाई दे रहा है, बट एग्जैक्टली वो है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर हमारा जो फूड कल्चर है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री के अंदर जो गरीब लोग हैं वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। नहीं, सिर्फ गरीब माल न्यूट्रिशन के शिकार नहीं है, अमीर लोग भी माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जो कि हम लोग को हिडन हंगर टर्म में देखने को मिल जाता है। अब ये कैसे? माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जो व्यक्ति जिसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है। अब गरीब तो बेचारा जो है वो लाचार है, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, दैट्स व्हाई वो माल न्यूट्रिशन की स्टेट में हम लोग को देखने को मिलता है। बट जो अमीर है उन लोग का क्या हो गया? उन लोग का कल्चर चेंज हो गया। आज की डेट में मैकडी जा रहे हैं लोग, KFC जा रहे हैं, जो लोग फास्ट फूड को प्रेफर कर रहे हैं, ग्रीन वेजीज को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर इंडिविजुअल की बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन नहीं जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार तो बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली। उसको हम लोग देख रहे हैं मोटा दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, तो हेल्दी दिखने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली वो हेल्दी है। हेल्दी का मतलब एक इंसान के लिए वो होता है कि वो उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन है, प्रॉपर मील का एक बैलेंस्ड, यानी कि प्रॉपर बैलेंस डाइट है, वो मील जो लेता है वो बैलेंस डाइट के हिसाब से लेता है। बट ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, हमारे कंट्री के अंदर फूड कल्चर चेंज हो गया। तो फूड कल्चर इज ऑल्सो
वन ऑफ द मेजर रीजन जो कि हमारी कंट्री में माल न्यूट्रिशन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस चीज को लेकर हमारी कंट्री की रिपोर्ट जो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अंदर ये काफी खराब आई है। तो इस प्रकार से एनालिसिस आपको करनी है। क्लियर है ना पूरी बात है? तो ऐसा आपका मेंस का एग्जाम मतलब जो आंसर है वो ऐसा सजा होना चाहिए, राइट। इसके अलावा बात करें, इंडिया को आइडेंटिफाई किया गया है वर्स्ट 3 कंट्रीज में, नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ, जहां पर स्टंटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नजर आती है। स्टंटिंग, मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए स्टंटिंग क्या होता है, वास्टिंग क्या होता है, एनीमिया क्या होती है, राइट। तो ये 3 चीज तो आप लिखकर बताइए। अब बाद में चल के मैं आप लोग को इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के अभी आप लिखकर बताइए। देखते हैं, अगर आपको पता है तो लिखिएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड पर थोड़ा जोर डालें, याद करें ये 3 चीज क्या है और लिखकर बताइए, फिर आगे का ये लेक्चर देखिए। तो देखिए गाइस, इंडिया जो है वो अपने टारगेट मिस करने वाली है और चारों के चारों न्यूट्रिशनल टारगेट जो है, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स है, वो पूरे के पूरे इंडिया मिस कर देगी, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसमें स्टंटिंग भी मिस करेगी, एनीमिया भी मिस करेगी, ओवरवेट भी हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है और ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर जो टारगेट है वो भी हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया में अंडरवेट की स्थिति की बात करें तो सन 2000 से लेकर 2016 के बीच में अंडरवेट की स्थिति कम हुई है। तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिला है। यानी कि जो बच्चे जब पैदा होते हैं या फिर जो अडल्ट भी होते हैं, तो जो अपने यानी कि एज के अकॉर्डिंग जिनका जो वेट होता है वो काफी कम होता है, तो ये वाली चीज अंडरवेट की स्थिति में हम लोग को देखने को मिलती है। तो बॉयज के मामले में 2000 से 2016 में 66% थी 2000 में, और 2016 में 58.1% हुई। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस हम लोग को इस पीरियड में देखने को मिल रहा है। 16 साल के पीरियड में आप देख के चलो, 16 साल में भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गर्ल्स में, तो गर्ल्स में 54.2% से 50.1% हम लोग को देखने को मिली है। इसके अलावा अगर और हम लोग बात करें गाइस, तो ऑन एन एवरेज एशिया के अंदर 35% बॉयज के लिए है और 31% गर्ल्स के लिए है। तो ऑल ओवर एशिया में भी इंडिया काफी पीछे ही हम लोग को नजर आ रही है। अगर एशिया का एवरेज देखें 31% गर्ल्स का है, तो इंडिया के अंदर हम लोग को आज की रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये 50% हम लोग को देखने को मिल रहा है, 50.1%, राइट, अंडरवेट की कैटेगरी। इसके अलावा 50.1% का मतलब यह है कि हर 10 बच्चियों में से, हर 10 गर्ल्स में से जो 5 गर्ल जो होंगी वो 50% वो अंडरवेट हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये इसको इस प्रकार से आप जो है वो इवैल्यूएट करके चलो। इसके अलावा बात करें गाइस स्टंट की और वास्टेड सिचुएशन की, तो जो बच्चों की उम्र 5 साल से कम की है उनमें से 9% बच्चे जो है वो हम लोग को स्टंट देखने को मिलते हैं और 20% बच्चे वास्टेड देखने को मिलते हैं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और एशिया का एवरेज 22.7% है और 9.7% हम लोग को देखने को मिलता है स्टंट और वास्टेड का, ठीक है। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री के अंदर 2 में से 1 महिलाएं जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में एनीमिया का शिकार बनती हैं, राइट। एनीमिया में खून की कमी जो है, स्पेशली रेड ब्लड सेल की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, जिसमें कि काफी थकान होती है और काफी बेचैनी टाइप की होती है बॉडी में, राइट। तो ये चीज यहां पर हम लोग को एनीमिया की स्थिति में देखने को मिलती है। और ओवरवेट और ओबेसिटी का शिकार तो इंडिया में जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वो मैंने आपको फूड कल्चर के बारे में बताया था, हिडन हंगर के बारे में बताया था, तो वो चीज आप मेंशन करेंगे, राइट। इसमें हम लोग को 21.6% वुमेन देखने को मिलती है और 17.8% मेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है और ये इसका हिंदी है, हिंदी ट्रांसलेशन यहां पर आपके लिए ये मौजूद है। ये भी आप देख सकते हो, ये हिंदी ट्रांसलेशन की पहला पेज और ये दूसरा पेज, ठीक है। अब देखिए, जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट के बारे में हमने बात करी थी 2025 तक, जिसको इंडिया को अचीव करना है, बट हालांकि रिपोर्ट में बता दिया गया है कि इंडिया अचीव नहीं कर पाएगी। तो 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 6 न्यूट्रिशनल टारगेट जो है वो सेट किए थे, आइडेंटिफाई किए थे, मैटरनल के लिए, माताओं के लिए, इन्फेंट के लिए, छोटे बच्चों के लिए और यंग चिल्ड्रंस के लिए, राइट। तो ये बेसिकली उनके न्यूट्रिशन के लिए सेट किए गए थे टारगेट, जिसको अचीव करना था 2025 तक। इस टारगेट में क्या क्या चीजें थी, तो सरकार को क्या क्या काम करने थे कि सरकार को जो 5 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं उनमें स्टंटिंग को रिड्यूस करना था 40% तक, राइट। और एनीमिया की अगर हम लोग बात करें तो जो महिला हैं जिनकी उम्र 19 से 49 ईयर्स की है, तो उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम 50% तक कम करने का सरकार का टारगेट था इसके अंदर, ठीक है, ये 2025 के टारगेट में। इसके अलावा बात करें गाइस, तो यहां पर सरकार को यह भी इंश्योर करना था कि जो बच्चे जिनके बर्थ के समय पे जिनका वेट जो है वो काफी कम रहता है, तो उन बच्चों के इस प्रकार के लो बर्थ वेट को 30% तक रिड्यूस करना था। और साथ ही साथ ओवरवेट वाले बच्चे जो है वो आगे चल के ना देखने को मिले, तो उस चीज को इनको इंश्योर करना था। इसके अलावा बात करें गाइस, तो यहां पर देखो आपने काफी सारे एड्स वगैरह देखे होंगे कि जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को पहले 6 महीने तक, यानी कि बच्चे के बर्थ होने से पहले 6 महीने तक तो एटलीस्ट सिर्फ मां का ही दूध पिलाएं, राइट। तो ऐसे एड्स हम लोग देख रहे हैं आज की डेट में। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर इस प्रकार का एक सरकार का टारगेट है कि सरकार को ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको इंक्रीज करना है।
ब्रेस्ट फीडिंग को, ठीक है, 50% तक लेकर जाना है कि सभी माताएं जो है उनका जो न्यूबॉर्न बेबी को जो बर्थ देती हैं तो वो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो अपने बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवाएं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। साथ ही साथ बात करें चाइल्डहुड फास्टिंग की गाइस, तो इसको भी 5% से कम जो है वो लेकर आना है और उसको मेंटेन करना है। तो उसको लेकर ये 4 टारगेट्स हम लोग को देखने को मिले हैं और ये वाले जिसको सरकार को जो है वो अचीव करना है, और ये चारों के चारों टारगेट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अचीव नहीं कर पाएगी। और देखो आप लोग को लग रहा होगा सर 6 टारगेट्स आप बता रहे हो और यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही लिखे हैं, तो देखो ये 5वां ये है। ये पहले में 2 टारगेट्स मेंशन्ड है क्योंकि एक तो स्टंटिंग रिड्यूस करनी है बच्चों में और दूसरा मदर्स के लिए हम लोग को देखने को मिला है जिनकी उम्र 19 से लेकर 49 है, तो उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम खत्म करनी है। तो ये पहले में 2 हो गए, ठीक है, तो ये 5 हो गए टोटल। अब छठवां कहां पर है? छठवां ये चाइल्डहुड ओवरवेट, ठीक है, तो ये लो बर्थ वेट का तो हमने देखा, उसके अलावा दूसरा ये चाइल्डहुड ओवरवेट। तो इस प्रकार से 6 टारगेट्स हैं टोटल, ठीक है, 4 पॉइंट्स में लिखे, बट टोटल टारगेट जो है वो 6 टारगेट्स हैं जिनको सरकार जो है वो हमारी अचीव नहीं कर पाएगी। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये स्टंट क्या होता है, फास्टिंग क्या होती है, तो अब ये इस फिगर से आप समझ लो इजी तरीके से, एंड आई होप कि आप में से काफी सारे लोगों ने अभी तक आंसर लिख दिया होगा। तो देखो ये नॉर्मल पर्सन का जो ये देखो इस प्रकार से नॉर्मल पर्सन का वेट और हाइट होती है मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो वास्टेड की कैटेगरी में आते हैं वो क्या होते हैं? वो पतले होते हैं काफी ज्यादा, हाइट तो उनकी ठीक रहेगी, सिमिलर रहेगी, बट वो पतले होंगे, ठीक है, मतलब सोकल्डी टाइप के दिखाई देंगे। इसके अलावा स्टंट की बात करें तो स्टंट में उनकी हाइट जो होती है उनके एज से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो काफी कम होती है, ठीक है, आप देख सकते हो इनकी ये नॉर्मल पर्सन से काफी कम इनकी हाइट जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। और जिस इंसान में वास्टिंग और स्टंटिंग दोनों ही नजर आता है तो वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, वो पतले भी होते हैं और वो उनकी हाइट भी काफी कम होती है, ठीक है। और एनीमिया की बात करें तो एनीमिया में अगर आप देखो यहाँ पर तो ये नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बट एनीमिया वाले में रेड ब्लड सेल काफी कम हो जाते हैं जिस इंसान को एनीमिया होता है। और एनीमिया जब किसी को होता है तो वो काफी मतलब थकान उसको महसूस होती है, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन से प्रोन हो जाते हैं, यानी उनको इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस होते हैं, राइट, और साथ ही साथ हाथ पैर उनके ठंडे पड़ने लगते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हम लोग को एनीमिया वाले पर्सन में देखने को मिलती है, ठीक है, यहाँ तक पूरी बातें क्लियर है। अब आप मुझे नीचे 3 सजेशन दो कि कैसे हमारी कंट्री के अंदर ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से रिकवर किया जा सकता है, कैसे। और यहां पर आप चाहो तो सरकार की कुछ स्कीम्स वगैरह जो है इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स पे आप लिखकर बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ की देखी ये वाली, और आज बस पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो देखिएगा इस पेपर 3 की पहली न्यूज में बात हो रही है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में। सोहराई खोवर को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। सोहराई खोवर कहां पर है? तो ये झारखंड के अंदर एक प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक मूरल आर्ट है। ये मूरल आर्ट से रिलेटेड अक्सर सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली यूपीएससी में, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस मूरल आर्ट को, राइट। और ये इस प्रकार से ये पेंटिंग हम लोग को देखने को मिलती है जिसको सोहराई खोवर कहा जाता है। ये कहां की है? ये झारखंड की है। झारखंड याद रखना, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से कि ये प्रोडक्ट जो है इसको अभी रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, और आप इसके सामने आपको एक और प्रोडक्ट का नाम लिखा रहेगा, सॉरी स्टेट का नाम लिखा रहेगा, और ऐसी अलग अलग टाइप के लिखे रहेंगे। जैसे कि एक कॉलम में आपको सोहराई खोवर और दूसरी जगह आपको तेलिया रुमाल देखने को मिलेगा, और उसके अपोजिट में आपको जो है वो कुछ स्टेट्स के नाम देखने को मिलेंगे। तो मैच द फॉलोइंग आपसे पूछी जाएगी, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, तो याद रखना सोहराई खोवर, इसको अभी रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। और ये देखो एक पेंटिंग हम लोग को देखने को मिलती है, मूरल आर्ट है बेसिकली ये, और ये कहा जाता है कि ये झारखंड की जो लोकल ट्राइबल ग्रुप की जो महिलाएं हैं, वुमेन है, उनके द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता है। और ये हार्वेस्टिंग सीजन में और मैरिज सीजन में, यानी कि शादियों वगैरह के समय पे ये जो महिलाएं हैं जो ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो वो इस प्रकार की पेंटिंग वगैरह जो है वो बनाती हैं। और देखो इस पेंटिंग की खासियत ये है कि इसमें जो कलर्स का उपयोग किया जाता है ये नेचुरल मिट्टी के कलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियां होती हैं, कलर्स की जो मिट्टियां होती हैं, तो देखो उसका उपयोग करते हुए ये पेंटिंग जो है वो बनाई जाती है। मूरल आर्ट ये हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा तेलिया रुमाल की बात करें, देखो रुमाल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये पूरा का पूरा साड़ी लग रहा है, पर ये तेलिया रुमाल है। ये तेलंगाना का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तेलंगाना को तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग जो है वो दे दिया गया है, राइट। और ये क्या है गाइस? तो ये हैंडमेड वर्क हम लोग को कॉटन लूम का देखने को मिलता है। कॉटन से बनाया हुआ ये कपड़ा है और हाथों से जो है ये उसमें वर्क किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वेरियस डिजाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, मोटिव्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये इस प्रकार के बनाए जाते हैं। और इस तेलिया रुमाल की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ 3 कलर्स का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हो कलर्स भी, रेड, व्हाइट और ब्लैक, सिर्फ 3 कलर्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर रेड, व्हाइट और ब्लैक कलर का उपयोग जो है वो किया जाता है बस, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बस इसके बारे में याद रखनी है। तेलिया रुमाल कहाँ का है? तेलंगाना का, और ये हम लोग को सोहराई खोवर ये हम लोग को झारखंड का देखने को मिलता है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, इसलिए टॉपिक न्यूज में था। अब फटाफट बताइए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स पर, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए।
तो देखो गाइस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो किसी भी एग्रीकल्चरल, नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर गुड को जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को याद रखनी है कि ये जो जीआई टैग जो है ये किस पर्पस, किस चीज के लिए दिया जाता है, एग्रीकल्चरल, नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। तो ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो ये प्रोडक्ट जो होना चाहिए उसकी कोई स्पेशल क्वालिटी या रेपुटेशन होना चाहिए, यानी कि अलग हट के कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस होनी चाहिए, तभी किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर बात करें, सभी लोग जानते होंगे कि नागपुर के संतरे जो है, ऑरेंज जो है वो काफी फेमस है, राइट। बनारसी पान जो है वो काफी फेमस हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं जो एक लोकेशन के लिए काफी फेमस होती है, लोकेशन के लिए जानी जाती हैं, राइट, यानी कि वो प्रोडक्ट उसी लोकेशन में मिलेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आगरा के पेड़े है ना, तो ये ऐसी जो चीजें होती हैं ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, उनकी कुछ यूनिक क्वालिटी, उनके कुछ यूनिक हम लोग को रेपुटेशन देखने को मिलती है, राइट। तो ये इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो दिया जाता है जीआई टैग किसी एक लोकेशन के लिए, तो ज्योग्राफिकल इसलिए बोला जाता है इसको। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हो सकता है इसमें भी पहला दूसरा, इसमें भी पहला दूसरा, इसमें भी पहला दूसरा है, तो हम लोग एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते। तीसरा देखना पड़ेगा, तो ये सिर्फ सिंगल स्टेट या सिंगल टेरिटरी को ही दिया जाता है, तो नहीं, हमेशा नहीं दिया जाता। देखो मैक्सिमम चांसेस तो होते हैं कि किसी एक लोकल एरिया पर प्रोडक्ट उगता है तो उसी को मिले, बट क्या होता है हमारे पास एग्जांपल हम लोग को बासमती राइस के भी देखने को मिलता है। आप देखोगे बासमती राइस, तो बासमती राइस जो है वो काफी सारे स्टेट्स को बासमती राइस का जीआई टैग जो है वो दिया गया है, राइट। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो ये बासमती राइस के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। दिल्ली हो गया, राइट, तो बासमती राइस यहाँ पर उगाई जाती है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी है बासमती राइस से रिलेटेड, और ये भी पता होना चाहिए कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट को या एक ही टेरिटरी को एक सिंगल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्टेट्स को कंबाइन भी करके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जा सकता है। तो ये वाली चीज आप लोग को, ये स्टेटमेंट अपना हो गया गलत। अब किसमें तीन है, इसमें तीन है, ये गलत हो गया, इसमें तीन है, अपने पास दो ऑप्शन है। अब चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथे ऑप्शन में लिखा है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है इंडिया की, ये चेन्नई में लोकेटेड है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया कि चेन्नई के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज बस आप लोग को याद रखनी है। अब मेरे आपसे क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स पर ये भी लिखकर बताइए कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके स्टेट में और किस एरिया में बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके स्टेट के अंदर कौन से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, और स्पेसिफिकली अगर आप उनकी डिस्ट्रिक्ट भी बता दें तो भी काफी है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आपकी इच्छा भक्ति अगर आप बताना चाहो तो बता दो। बाकी स्टेट, आपके खुद के स्टेट के बारे में तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में कौन से जीआई टैग प्रोडक्ट्स शामिल हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। अब देखो बात करेंगे चैंपियंस पोर्टल के बारे में। चैंपियंस पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा ये लॉन्च की गई है। चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है चैंपियंस का। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसका मेजर मकसद क्या है गाइस, तो यहां पर फोकस किया जा रहा है कि जो छोटे यूनिट्स हैं, छोटे इंटरप्राइजेस हैं, तो उनको बड़े इंटरप्राइजेस में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके, उनको इंकरेज करके, उनको सपोर्ट करके, उनको मतलब हेल्प करना कुल मिला के। तो ये पोर्टल क्या करेगा, छोटी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को हेल्प करेगा कि वो बड़े इंटरप्राइजेस जो है वो बन सकें। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। तो ये एक वेबसाइट हम लोग को देखने को मिली है जिसको लॉन्च किया गया है एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो देखिए यहां पर एपीएमसी एक्ट की बात हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट की बात हो रही है। तो देखो यहां पर क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को कि एपीएमसी एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाए जाए। तो उसको लेकर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आई है, जिसके तहत लाइव स्टॉक को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में इंक्लूड किया जा रहा है और फार्मर्स को मार्केट का बेटर एक्सेस मिल पाए, उसके लिए यहां पर ये ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आ गए हैं। तो देखो कुल मिलाकर ये मान के चलो कि अब लाइव स्टॉक भी हम लोग को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कैटेगरी में देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर, राइट। और इन्होंने ये जो कानून का नाम जो है वो चेंज किया है। अभी इसका नाम जो है ऑब्वियस ही बात है कि चेंज इसलिए किया क्योंकि लाइव स्टॉक मार्केट को भी इंक्लूड कर रहा है। तो गुजरात एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 1963, तो ये नया नाम इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें लाइव स्टॉक मार्केट को भी स्टैब्लिश किया है। तो देखो ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको सिर्फ इन जनरल आपको चीजें बस देखनी है, उससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। और कुछ कुछ चीजें आप जो है वो मेंशन कर सकते हो, जैसे कि लाइव स्टॉक मार्केट को ऐड कर लिया है, या आप एक नोट बना सकते हो। दूसरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी इन्वॉल्व किया है। लोकल अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट यहां पर इस कानून के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि हार्ट्स जो होते हैं उनके एरिया में जिसको वो ऑपरेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, राइट। तो इसलिए यहां पर किया गया जिससे कि लोकल जो हार्ट्स वगैरह होते हैं उसको भी बेटर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। साथ ही साथ मार्केट कमेटी का स्ट्रक्चर भी चेंज किया है।
इसके अंदर और भी ज्यादा मेंबरशिप जो है वो फार्मर्स की तरफ से बढ़ाई गई है। अब फार्मर्स भी जो है वो इस मार्केट कमेटी में का हिस्सा जो है वो बन सकेंगे, और भी ज्यादा नंबर्स फार्मर्स के, राइट। और यहाँ पर बोला गया कि एक सिंगल लाइसेंस पूरे के पूरे स्टेट का यहाँ पर बनाने की बात करी है। देखो पहले जो लाइसेंस हुआ करते थे ये अलग अलग एरियाज के हिसाब से हम लोग को देखने को मिलते थे, बट अब पूरे के पूरे स्टेट का एक सिंगल लाइसेंस जो है वो इसकी बात की गई है। और जो भी ट्रेडर है जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो वो अपने लाइसेंस को स्टेट लाइसेंस में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वाली चीज हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया गया। प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि कंपटीशन जो है वो मंडीज वगैरह में, मार्केट कमिटीज में बेटर हो सके, जिससे कि फार्मर्स को एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो मिल सके उसके प्रोड्यूस का, राइट। तो ये चीज हम लोग को क्योंकि देखो कंपटीशन जहां पर होगा तो अल्टीमेटली फायदा जो होगा वो या तो सेलर का फायदा होगा या फिर कंज्यूमर्स का फायदा होगा। ये दो चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलो दो लोग परचेज करने वाले हैं, ठीक है। अब ये फार्मर से प्रोड्यूस जो है वो परचेज कर रहे हैं, फार्मर्स की फसलें वगैरह परचेज कर रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल जो भी है, वेजीज फार्मर्स के, वो परचेज कर रहे हैं। तो अब एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं आपको जो है वो मान के चलो कि 1000 रुपए दूंगा आपके फार्म का ये परचेज करने के लिए। अब दूसरा बोलता है मैं आपको 1000 नहीं, मैं आपको 1100 रुपए दूंगा। तो फार्मर जो है वो 1100 वाले को ही बेचेगा ना फिर अपना सामान। तो ये कंपटीशन क्रिएट करने के लिए और फार्मर्स की डायरेक्टली हेल्प करने के लिए, उनकी इनकम को ज्यादा बढ़ाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंटर कर दिया है। अब इसमें फायदा जो होगा वो कंज्यूमर को भी होगा, क्योंकि देखो अब इसमें मार्जिन जो है वो कम की जाएगी इन प्लेयर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया कि मार्केट कमिटीज जो है वो पहले के समय पे देखो मेनली क्या हम लोग को देखने को मिलता था कि जो मार्केट कमिटीज जो होती थी वो अपने जो टेरिटरी है उसके बाहर के एरियाज पर भी अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है वो रखती थी, यानी कि बाहर के एरियाज पर भी रेगुलेशन रखती थी। बट अब ये सब मना कर दिया है। अब कहा गया कि मार्केटिंग कमेटी अपने जिस एरिया की वो मार्केटिंग कमेटी है उस एरिया का ही पूरा ज्यूरिसडिक्शन जो होगा वो उसके हाथ में होगा, उसके बाहर का नहीं होगा, ठीक है। तो वो सिर्फ जितनी भी एक्टिविटीज उसकी बाउंड्री वॉल के अंदर हो रही है उतनी ही एक्टिविटीज के ऊपर वो ध्यान रखेगी और उतनी ही एक्टिविटीज के ऊपर सेल्स वगैरह जो है वो इंपोज करेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिले। हालांकि इतना डिटेल में आप लोग मत जाओ इस टॉपिक में, बस सिंपल बस आप सुनो कि यार ये इस प्रकार की चीज हो रही है फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। और एक दो पॉइंट्स अगर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, जैसे ये प्राइवेट एंटिटी का काफी अच्छा पॉइंट है, ये आप मेंशन कर सकते हो। लाइव स्टॉक मार्केट का अच्छा पॉइंट है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स तो एटलीस्ट आप ऐड कर लो, बाकी और ज्यादा आप लोग को ऐड करने की जरूरत नहीं है। और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है जो अभी हमने पढ़ा। अब राजस्थान के अंदर बात करी जा रही है कि कृषि कल्याण फीस जो है वो 2% लगाई जा रही है। अब ये राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि कृषि कल्याण फीस जो है 2% लगाई जाएगी। जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है मंडीज के अंदर खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं तो उस पर 2% कृषि कल्याण फीस जो है वो लगाई जाएगी। और ये जो फीस होगी ये कृषि कल्याण कोष में डिपॉजिट कर दी जाएगी और ये राजस्थान स्टेट के फार्मर्स के वेलफेयर के लिए ये जो पैसा जो है वो निकाल के लगाया जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा सेस जो है, ये मान के चलो आप एक्स्ट्रा फीस जो है वो इसमें लगाई जा रही है, ठीक है। मंडीज के अंदर जितने भी सामान खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्पेशली, ठीक है, तो उस पर ये 2% की एक्स्ट्रा हम लोग को कृषि कल्याण फीस अब देखने को मिलेगी। तो यहां पर भी सेम वही हुआ है, मैंने भी आपको बताया ना, सेंटर ने कहा है कि एपीएमसी एक्ट जो है उसको उसमें कुछ चेंजेस लाओ फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। तो राजस्थान ने जो है वो ऑर्डिनेंस लेकर आया है एपीएमसी का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ये हम लोग को 2020 का राजस्थान में देखने को मिल रहा है, जहां पर इन्होंने 2% कृषि कल्याण फीस जो है वो लगा दिया। अब देखो, अब ये कृषि कल्याण फीस ये क्या है, मंडी के अंदर सामान बेचना और सामान खरीदना उसके ऊपर है। इसको लेकर एक बड़ा क्रिटिसिज्म सामने आ गया। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसान सामान बेचेगा तो उसको 2% फीस देनी पड़ेगी क्योंकि सेलिंग पर भी है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट यहां पर सरकार ने जो है वो क्लियर कर दिया है कि ये जो है वो किसानों को इसकी भरपाई जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान एक बार जब सेल कर देगा तो उसके बाद दूसरे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेल से ये चार्जेस जो है वो लागू होंगे। तो ये चार्जेस किसानों के लिए लागू नहीं है या फिर उन लोगों के लिए लागू नहीं है जो मंडी से एसोसिएटेड है। ये जो है वो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि एक बार किसान ने सामने वाले व्यक्ति को, जो ट्रेडर है, उसको सामान बेच दिया तो उसके बाद सेलिंग और परचेजिंग इस पर ये लागू होगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। देखो, ये फार्मर है, ये मंडी का ट्रेडर है। फार्मर ने मंडी के रजिस्टर्ड ट्रेडर को अपना प्रोड्यूस बेचा, इसने खरीद लिया, इस पर कोई लागू नहीं हो रहा। यानी कि ये तो आपको ये जो वाला जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है इस पर ये सेस लागू नहीं होगा। ये सेस लागू होगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे, यानी कि जब ये ट्रेडर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेचेंगे और या फिर दूसरे कंज्यूमर इन ट्रेडर से खरीदेंगे, तब ये वाला जो एक्स्ट्रा 2% है ये लागू होगा। क्योंकि देखो, इसमें क्रिटिसिज्म ये आ गया था कि ऑलरेडी मंडी सेस जो है वो 1.6% है और अब 2% और बढ़ा दिया जाएगा तो ये अल्टीमेटली जो बढ़ोतरी जो होगी वो 3.6% की हो जाएगी, राइट। जो कि रेस्ट ऑफ द स्टेट से अगर हम लोग कंपेयर करें, दूसरी स्टेट से कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा है राजस्थान के अंदर। तो इसको लेकर एक क्रिटिसिज्म ये भी चल रहा है कि अगर मंडी के अंदर ज्यादा
जो है वो सेल्स बढ़ा दिया जाएगा, तब क्या होगा, लोग बाग ब्लैक मार्केटिंग में चीजें परचेज करेंगे, राइट। तो ये ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, ये इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक और बड़ा क्रिटिसिज्म यहां पर सामने आया। बट सरकार ने जो रिप्लाई दिया है वो ये दिया है कि इसमें किसानों का नुकसान नहीं होगा या फिर मंडी से एसोसिएटेड लोगों का नुकसान नहीं होगा, वो फिर जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेल है वहां से ये चार्जेस जो है वो इंपोज कर दिए जाएंगे, फीस इंपोज कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को इसके बारे में क्लियर रखनी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये वाली सेल्स वाली। तो इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में जो है वो देखिएगा इसको, मतलब ये जो मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ इतना रखिएगा और इसको थोड़ा डिटेल में नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। अब देखिएगा इनके बारे में तो आप जानते हो कि अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी है, राइट, रिसेंटली अभी। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं इस टॉपिक को लेकर, अभी कुछ एडिटोरियल्स वगैरह का इंतजार कर रहा हूं कि कुछ अच्छे एडिटोरियल जो है वो मुझे मिले, तो एक साथ मैं आपको आत्मनिर्भर के बारे में पूरे डायमेंशन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। तो अभी के लिए वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस नहीं करें, एक दो दिन थोड़ा और रुक जाइए आप, फिर हम लोग इस टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर आप जो है वो एडिटोरियल्स के बारे में थोड़ा बता दो कि कहां से एडिटोरियल पढ़ें या फिर एडिटोरियल्स को कैसे कवर करना है। तो देखो गाइस, मैं अपने लेक्चर को जो यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, जो भी चीज बताता हूँ, इसमें एडिटोरियल्स के डायमेंशंस भी मौजूद होते हैं। जितनी भी चीज मैं आपको बताता हूँ ना, वो उसमें से काफी सारी चीजें एडिटोरियल्स की भी होती हैं। तो अगर आप ये पूरा सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, उसके अलावा अगर आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको इसके अलावा कहीं से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना ही नहीं है, पूरे करंट अफेयर्स की बात करूं तो इसमें एडिटोरियल के डायमेंशंस भी मौजूद है। क्योंकि एडिटोरियल आपको कोई नोट नहीं करना, याद नहीं करना, उसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है एडिटोरियल से, जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपकी यहाँ पर डेवलप करता हूं। मैं खुद एडिटोरियल्स बहुत सारे पढ़ता हूं अलग अलग, उसके काफी सारे डेटाज आपको प्रोवाइड करता हूं, उसकी एनालिसिस भी आपको यहाँ पर बता देता हूं, राइट। तो अल्टीमेट आपके पूरे के पूरे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन एक ही सिंगल लेक्चर में यहाँ पर होती है। चलो, और वैसे तो रेगुलर व्यूअर्स को इसके बारे में पता ही है। और कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। मूरल आर्ट, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ लो, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 पढ़ लेना, राइट। और साथ ही साथ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A जो है उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना, इसको मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। अभी आप देखो रिवीजन करोगे ना, मैंने भी आपको बताया कि एक जो है वो आपको लेक्चर देखना है जाकर, तो उसका आप रिवीजन करोगे तो आर्टिकल 370 के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप पढ़िए, अगर आपने ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक्स को पढ़े हुए हैं तो रिवाइज कर लीजिए, और जिन्हें नहीं पढ़े हैं तो हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा इन दोनों टॉपिक्स के। और ऐसा अगर आप कर लो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये नोटिस लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कुछ टेलीग्राम के हमारे फ्री चैनल्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है और लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। और लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।